नाउ द लेसन नंबर 13 जिसका टाइटल है प्रोड्यूसर बिहेवियर प्रोडक्शन साइड एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहले है फर्म। फर्म क्या है? फर्म से मुराद कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि प्रॉफिट हासिल करती है मैन्युफैक्चरिंग करते हुए या सेलिंग करते हुए गुड्स या सर्विसेज को। और फर्म जो है वो जाहिर बात है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, सेल्स को ग्रोथ करना चाहती है और वो आइडियल वर्किंग कंडीशन चाहती है वर्कर के लिए, और वो पुश करती है कॉम्पिटिटर्स को बिजनेस से बाहर, कोशिश करती है पुश करने की। और फर्म जो है वो फेस करती है 3 बेसिक क्वेश्चन। व्हाट इट शुड प्रोड्यूस, क्या उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ शुड इट प्रोड्यूस इट, किस तरीके से प्रोड्यूस करना चाहिए, और हाउ मच प्रॉफिट और द नेट बेनिफिट विल द फर्म में, कितना नेट प्रॉफिट जो है वो फर्म हासिल करेगी। सो ट्रेडिशनल जो थ्योरी है फर्म की, इस थ्योरी के मुताबिक जो है वो फर्म का बेसिक गोल जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। प्रॉफिट जो है डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के दरमियान। सो टाइप्स ऑफ फर्म, 3 तरह की फर्म्स होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, एक ओनर होता है। पार्टनरशिप, कई सारे ओनर। लिमिटेड कंपनी, कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। और उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप से मुराद होता है मैनेजमेंट स्किल्स या फिर पर्सनल इनिशिएटिव जिनका इस्तेमाल करके कंबाइन किया जाता है रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव तरीकों में। और उसके बाद है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है जो प्रोडक्टिव फैक्टर्स इस्तेमाल हुए उनकी क्वांटिटीज़ के दरमियान और जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल हुआ है उसके दरमियान। सो ये मैथमेटिकली रिलेशन होता है और इसको मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है कि Q इज़ द फंक्शन ऑफ KLNETP, जहाँ पर Q जो है वो आउटपुट है और जो है वो के जो है वो कैपिटल है, एल जो है वो लेबर है, एन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, ई जो एंटरप्रेन्योरशिप है, टी टेक्नोलॉजी और पी जो है वो पावर है। उसके बाद है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन फंक्शन है और ये शो करता है हाउ मच आउटपुट यू कैन गेट फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इनपुट, कितना आउटपुट आप हासिल कर सकते हैं 2 इनपुट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। सो प्रोडक्शन फंक्शन रिलेटेड इनपुट टू द आउटपुट। सो इसका फार्मूला है Q इज इक्वल्स टू ए के पावर अल्फा एल पावर इज द 1 माइनस ए, जहाँ पर Q जो है वो आउटपुट है, एल जो लेबर इनपुट है, के जो है वो कैपिटल इनपुट है और कैपिटल ए अल्फा और ए 1 माइनस अल्फा जो है वो कांस्टेंट हैं डिटरमाइंड बाय टेक्नोलॉजी। सो शॉर्ट रन क्या होता है? ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसकी ड्यूरेशन 1 दिन से लेकर 4 से 6 महीने तक होती है। 1 दिन से लेकर 4 से 6 महीने तक ड्यूरेशन होती है। एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स्ड होगा इसके अंदर। सो एटलीस्ट 1 इनपुट जो है वो फिक्स होगा और अदर जो है वो वेरिएबल होंगे। लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है ग्रेटर देन 4 to 6 मंथ। तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। सो एक्चुअल लेंथ जो होती है शॉर्ट रन की और लॉन्ग रन की वेरी करती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या है? सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न के मुताबिक जो है वो जो मार्जिनल आउटपुट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस का उसके अंदर कमी आती जाती है, क्योंकि जो सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है उसके अंदर तो इजाफा होता है जबकि दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो इक्वल रहते हैं, उनमें इजाफा नहीं होता। सो एक ही प्रोडक्शन फैक्टर जब बढ़ रहा है तो उसकी वजह से जो मार्जिनल आउटपुट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस का उसके अंदर कमी आती जाती है। सो एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इजाफे होने से लो एंड लो एडिशनल रिटर्न मिलता है। सो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है आपको टेबल की फॉर्म में कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है यानी कि नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेबर नंबर दिया गया है और जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है वो दिखाई जा रही है 0 3 10 4 24 36 40 42 एंड 40। सो एक वक्त तक इसमें इजाफा होता है टोटल प्रोडक्ट के अंदर और फिर टोटल प्रोडक्ट के अंदर भी कमी आ जाती है जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव में जाती है। और यही चीज़ ग्राफ के जरिए दिखाई जा रही है नंबर ऑफ फार्म वर्कर के अंदर जब इजाफा हो रहा है जैसे जैसे तो टोटल प्रोडक्ट जो है उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है, एक वक्त तक वो मैक्सिमम पे पहुंचेगी और फिर वो गिरना शुरू हो जाएगी। सो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, सो टोटल फिजिकल आउटपुट या फिर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट से मुराद होता है टोटल क्वांटिटी जो कि एक फर्म प्रोड्यूस करती है गिवन इनपुट क्वांटिटीज से। और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से मुराद होता है टोटल आउटपुट को डिवाइड कर दिया जाता है अमाउंट ऑफ इनपुट एम्प्लॉयड, जो इनपुट का अमाउंट होता है उसको जो लगाया गया होता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट से मुराद होता है चेंज आना आउटपुट में, और वो चेंज इस वजह से आता है कि एक एडिशनल यूनिट जो है वो वेरिएबल इनपुट का जो है वो लगाया जाता है। एक एडिशनल इनपुट लगाया गया उससे जो चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं। सो रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है? अगर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो इक्वल्स है बराबर है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से, सो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होगी। और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अगर ज़्यादा एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर इजाफा होगा, राइज होगी। और अगर एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कम है, बिलो है, नीचे है, तो मार्जिनल एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट फॉल होगी, गिरेगी। तो ये हुआ लेसन नंबर 13। सो लेसन नंबर 14 जिसका टाइटल है प्रोड्यूसर बिहेवियर प्रोडक्शन साइड एनालिसिस कंटिन्यूड।
So there are two theories of production, short run productivity theory और law of diminishing marginal return. इसके अंदर एक फैक्टर फिक्स होता है और दूसरे फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल होते हैं, यानी कि वेरी करते हैं. लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी में तमाम फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल होते हैं, यानी कि वेरी करते हैं. और एक फर्म जो है वो सामना करती है तीन डिसीजंस का, स्केल ऑफ प्रोडक्शन का, लोकेशन साइज ऑफ इंडस्ट्री और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स. सो द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटेटिव चेंज आना फर्म या इंडस्ट्री के आउटपुट में, और इस वजह से आता है कि प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है तमाम जितने भी इनपुट्स होते हैं उनके अंदर. सो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, तीन तरह के रिटर्न टू स्केल होते हैं. इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यानी कि लेस इनपुट से मोर आउटपुट होता है. कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, सेम इनपुट सेम आउटपुट. और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यानी कि मोर इनपुट लेस आउटपुट. सो रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर, इनके दरमियान क्या फ़र्क है? सो दोनों जो है वो एक्सप्लेन करते हैं इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन के, कितने इनपुट से कितना आउटपुट हमें मिलता है. लेकिन रिटर्न टू स्केल है लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन के लिए, और रिटर्न टू फैक्टर जो है वो शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन के लिए. यानी कि रिटर्न टू फैक्टर हुआ शॉर्ट पीरियड के लिए और रिटर्न टू स्केल हुआ लॉन्ग टर्म के लिए. और हमारे पास अब है लोकेशन साइज ऑफ डिसीजन. सो लोकेशन डिसीजन जो है वो डिपेंड करती है लोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर के ऊपर भी और लोकेशन ऑफ द मार्केट, इन दोनों के ऊपर. लोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर के ऊपर भी डिपेंड करती है लोकेशन डिसीजन, और लोकेशन ऑफ द मार्केट के ऊपर भी. और जो इंडस्ट्री का साइज होता है उससे ही एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है इंडस्ट्री के साइज से. सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल असल में है क्या? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ज़्यादा गुड्स जो वो प्रोड्यूस होते हैं, सो प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, और उससे पर यूनिट कॉस्ट जो होती है उसके अंदर कमी आ जाती है. पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो होती है उसके अंदर कमी आ जाती है. सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती है और इंटरनल इकोनॉमीज होती हैं. दो तरह की इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है. एक्सटर्नल इकोनॉमीज तो वही होती है जो कि पीछे भी आपको बताया गया था कि इसमें पर यूनिट कॉस्ट डिपेंड करती है साइज ऑफ इंडस्ट्री के साइज़ के ऊपर, फर्म के साइज़ के ऊपर नहीं. इसको हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज कहते हैं. और इंटरनल इकोनॉमीज जो है वो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिपेंड करती है इंडिविजुअल फर्म की साइज़ के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करती है. सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि जब बात की जा रही है एक्सटर्नल इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्री की ही हम बात करते हैं, तो इसके अंदर एक फर्म जो है वो बेनिफिट हासिल करती है दूसरी फर्म के एक्शन से सेम इंडस्ट्री के अंदर. सो नाउ द डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल तब होता है जब एक फर्म या एक बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कॉस्ट पर यूनिट जो है वो इंक्रीज होने के बजाय कॉस्ट पर यूनिट्स डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी कि एक तरह से नुकसान होने लग जाता है, इतना ज़्यादा फर्म का साइज बढ़ जाता है. सो उसको हम कहते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. सो उसके बाद है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. सो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर या फिर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि कॉम्बिनेशन का होना फैक्टर का, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होना फैक्टर का जिसके ज़रिए फर्म जो है वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है आउटपुट की लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट के ऊपर. और इसके अंदर जो है वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो फैक्टर्स का होता है वो उस पॉइंट के ऊपर हासिल होता है जहाँ पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट लास्ट डॉलर स्पेंड जो है तमाम इनपुट का जो है वो बराबर होता है. जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको इसका जो फार्मूला है एग्जांपल के ज़रिए कि MPPK विच इज़ द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय PK विच इज़ द प्राइस ऑफ कैपिटल बराबर है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर के. और अगर सपोज ऐसा ना हो, दोनों बराबर ना हो, तो इट वुड बी पॉसिबल टू रिड्यूस. सो पॉसिबल होगा कि रिड्यूस किया जाए पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट यूज़ करते हुए डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेबर और कैपिटल के. और सपोज अगर ऐसा हो कि एक की ज़्यादा हो दूसरे की कम हो, यानी कि माइनर फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर ज़्यादा है माइनर फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल से. सो इस सिचुएशन के अंदर ज़्यादा लेबर का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू कैपिटल के, और उससे क्या होगा कि फर्म जो है वो हासिल करेगी ग्रेटर फिजिकल रिटर्न. सो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल किया जाएगा तो डिमिनिशिंग रिटर्न होगा लेबर का, और उसकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो गिर जाएगी. और जितना कम कैपिटल इस्तेमाल होगा सो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है कैपिटल की वो इजाफा होगा, और उसके बाद फिर दोनों जो है वो बराबर हो जाएंगे. तो ये हुआ लेसन नंबर 14.
नाउ द लेसन नंबर 15 जिसका टाइटल है प्रोड्यूसर बिहेवियर प्रोडक्शन साइड एनालिसिस कंटिन्यूड। सो इसमें सबसे पहले है आइसोकॉन्ट। लिटरल मीनिंग है आइसोकॉन्ट का इक्वल क्वांटिटी, आइसो मीन इक्वल एंड क्वांट मीन क्वांटिटी। सो आइसोकॉन्ट क्या है, एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है ये इनपुट के, जिससे सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट मिलता है। यानी कि इनपुट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे, कभी एक इनपुट ज़्यादा होगा कभी दूसरा ज़्यादा होगा, लेकिन जो आउटपुट मिलेगा वो सेम मिलेगा। और यही चीज़ ग्राफ के जरिए आपको दिखाई जा रही है। आइसोकॉन का कर्व मौजूद है आपके सामने, एक तरफ लेबर है एक तरफ कैपिटल है। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ कैपिटल बहुत ज़्यादा है, लेबर बहुत कम है, लेकिन जितना आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है उतना ही आउटपुट यहाँ नीचे मिलेगा जहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा और कैपिटल बहुत कम है। सो सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट मिलता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन से इनपुट के। उसके बाद है आइसोकॉन मैप। आइसोकॉन मैप क्या है, कई सारे आइसोकॉन कर्व को कई सारे आइसोकॉन कर्व जो है वो शामिल होते हैं आइसोकॉन मैप में। कई सारे आइसोकॉन कर्व जो है वो मिलकर आइसोकॉन मैप बनाते हैं। उसके बाद है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। सो ये जो है एक ऐसा रेट होता है जहां पर एक फैक्टर को लाजमी इस हिसाब से डिक्रीज किया जाता है कि सेम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे, यानी कि प्रोडक्टिविटी के अंदर बिल्कुल भी फर्क ना आए जब दूसरा फैक्टर के अंदर इजाफा हो रहा है। यानी कि एक फैक्टर के अंदर इजाफा हो रहा है तो दूसरे फैक्टर को इस हिसाब से डिक्रीज किया जाए कि सेम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो मेंटेन की जा सके। सो MRTS इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, और रीअरेंजिंग के बाद चेंज इन कैपिटल डॉट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू चेंज इन लेबर डॉट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। सो चेंज इन K divided by change in L is equals to marginal physical product of labor divided by marginal physical product of capital. Also MRTS is equals to change in K divided by change in L is equals to MRTS. So MRTS is equals to marginal physical product of labor divided by the marginal physical product of capital. So आइसोकॉन का इस्तेमाल किया जा सकता है इलस्ट्रेट करने के लिए रिटर्न टू स्केल्स और रिटर्न टू फैक्टर को। So constant return to scale, सेम डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट आइसोकॉन्स, यानी कि सेम जो है वो डिस्टेंस होता है डिफरेंट आइसोकॉन्स के दरमियान। और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल उसमें क्या है, डिस्टेंस जो है वो क्लोजर है जब राइट शिफ्ट है, और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है जब राइट शिफ्ट है। सो जब कैपिटल जो है वो फिक्स्ड होता है, सो ऐसी सिचुएशन के अंदर आउटपुट को इंक्रीज किया जा सकता है वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हुए। सो मोर एंड मोर लेबर वुड बी रिक्वायर्ड व्हेन राइट शिफ्ट। जब राइट शिफ्टिंग हो रही है सो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। एंड नो डिमिनिशिंग रिटर्न्स इफ आइसोकॉन्स आर स्ट्रेट लाइन। सो कोई डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं है अगर आइसोकॉन्स जो है वो स्ट्रेट लाइन है। सो आइसोकॉन्स, आइसोकॉस्ट और बजट लाइन। सो concept of isocost is similar to the budget line developed in difference curve. So isocost क्या है, different combination of factor है at same level of budget। different जो है वो combination है factors का, यानी कि एक factor कभी ज़्यादा होगा कभी एक factor कम होगा दूसरा factor ज़्यादा होगा at same level of budget। same जो level है budget का वो same रहेगा और different जो है वो combination होगा factors का। so अगर प्राइस जो है वो दोनों इनपुट की बढ़ती है सो आइसोकॉस्ट लाइन जो है वो शिफ्ट कर जाती है इनवर्ड्स, यानी कि अंदर की तरफ। और अगर प्राइस किसी एक इनपुट की बढ़ती है सो इट पाइवोट्स आउट, यानी कि ये बाहर की तरफ निकल जाती है। और स्लोप जो है आइसोकॉस्ट का वो है PL डिवाइडेड बाय PK। सो द आइसोकॉस्ट कॉम्बिनेशन कैन हेल्प आंसर, वो मदद कर सकता है आंसर देने में कुछ क्वेश्चंस के, जैसे कि लीस्ट कॉस्ट वे क्या है प्रोड्यूस करने का एक पार्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट को, और हाईएस्ट आउटपुट लेवल जो है फर्म का क्या हाईएस्ट आउटपुट लेवल जो है वो फर्म जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है दिए गए बजट से। सो नाउ द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। अब आपके सामने ये जो है दिखाया जा रहा है, दो चीज़ें इसमें मौजूद हैं कि आइसोकॉन का जो कर्व है वो टेंजेंट कर रहा है बजट लाइन को। बजट लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन है और जो कर्व आप देख रहे हैं ये आइसोकॉन कर्व है, ये टेंजेंट कर रहा है। और यही जो है वो ऑप्टिमल जो है वो कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। जो R पॉइंट है यही जो है वो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। सो नाउ दी संक कॉस्ट। अब संक कॉस्ट क्या है,
इससे मुराद होता है वो अमाउंट जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता। संक कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी होती है और उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। तो ये हुआ लेसन नंबर 15 कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 16 जिसका टाइटल है प्रोड्यूसर बिहेवियर कॉस्ट एनालिसिस। तो इकोनॉमिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि संक कॉस्ट को शामिल नहीं होना चाहिए रैशनल पर्सन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शामिल हो जाना चाहिए। सो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि वेरी करती है, इसमें इजाफा होता है जैसे जैसे आउटपुट के अंदर इजाफा होता है। उसके बाद है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऐसी होती है जो कि फिक्स रहती है, इसके अंदर इजाफा नहीं होता जब कभी भी आउटपुट के अंदर इजाफा होता है। और टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट जो है वो सम होती है फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। इसका फार्मूला है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू दी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है? इसका मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसका फार्मूला है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट बराबर है एवरेज कॉस्ट के या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट के। उसके बाद है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और इसका फार्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और एवरेज फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट होती है, और इसका फार्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सो मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज आता है जब कोई एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। जब एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है तो उससे जो टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज आ रहा है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। और मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। सो अब आपके सामने टेबल दिखाया जा रहा है टी सी इज इक्वल टू विच इज द टोटल कॉस्ट बराबर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट के। और इसके अंदर जैसे जैसे आउटपुट के अंदर इजाफा होता जा रहा है हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट तो बिल्कुल फिक्स है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी इजाफा होता जा रहा है। और टोटल कॉस्ट जो है वो शुरू हो रही है वहाँ से जहाँ से टोटल फिक्स कॉस्ट शुरू हो रही है, क्योंकि टोटल कॉस्ट बराबर है टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। सो पहले टोटल कॉस्ट 12 है, लेकिन जब उसके अंदर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 इजाफा किया जाता है पहले यूनिट के ऊपर तो वो 22 हो जाती है, और इसी तरह से इजाफा होता रहेगा। और इसी चीज़ को ग्राफ से दिखाया जा रहा है कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है 12 से, और वो बिल्कुल फिक्स रह रही है। जितना भी आउटपुट के अंदर इजाफा होता जाए वो बिल्कुल फिक्स रहती है। जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से शुरू हो रही है और वो बढ़ती चली जा रही है जितने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। और टोटल कॉस्ट जो है वो स्टार्ट होती है जहाँ से टोटल फिक्स कॉस्ट का इजाफा स्टार्ट होती है, लेकिन वो भी बढ़ती चली जाती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ती रहती है, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट दोनों टोटल कॉस्ट के अंदर शामिल हैं। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इनिशियली एवरेज कॉस्ट जो है वो गिर जाती है रैपिडली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मुकाबले में, क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है वो सम है एवरेज फिक्स कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। और एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी के दरमियान। प्रोडक्टिविटी के अंदर इजाफा होता है जब कॉस्ट गिरती है। और इक्विवेलेंट जो है कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल और कांस्टेंट कॉस्ट। सो in the economies of scale long run total cost is an upward sloping curve. इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर इन द केस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जो है वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है फॉलिंग स्लोप के साथ। और नोट करने वाली बात ये कि स्लोप जो है वो कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जो है वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है एक इंक्रीजिंग स्लोप के साथ। और कांस्टेंट कॉस्ट के अंदर लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जो है पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन है। सो द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, सो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व टिपिकल फर्म के लिए जो है वो यू शेप है। और जैसे एक फर्म जो है वो एक्सपेंड करती है बढ़ती है सो वो इनिशियली इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस करती है, यानी कि उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसके अंदर कमी आ जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन एफिशिएंसी उसको अचीव होती है और यूटिलाइजेशन बेटर होती है रिसोर्सेज की। और अदर वर्ड्स दूसरे वर्ड में कहा जाए तो वो फर्म फेस करती है डाउनवर्ड स्लोपिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को। और जब स्केल ऑफ ऑपरेशन फर्दर इंक्रीज होता है तो फर्म अचीव कर लेती है कांस्टेंट कॉस्ट को, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का फ्लैट हो जाता है। और अगर फर्म जो है वो फर्दर इंक्रीज करती है अपना ऑपरेशन तो फिर जो है वो जाहिर बात है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाता है, क्योंकि मैनेज करना बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम होता है। और फिर ऐसे सिचुएशन के अंदर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट अज्यूम करता है पॉजिटिव स्लोप को। सो कुछ असम्पशन बनाए जाते हैं जब ड्राइव किया जाता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को। वो है फैक्टर्स ऑफ प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी जो है वो फिक्स्ड है और फर्म चूज करती है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर जो है
जहाँ पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट लास्ट डॉलर स्पेंड ऑन ईच इनपुट जो है वो बराबर है। सो नाउ द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। सो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीमेंट कॉस्ट होती है जो कि फर्म जो है वो इनकर करती है प्रोडक्शन के अंदर, जब तमाम जो इनपुट्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। और रिलेशनशिप बिटवीन दी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ये क्या है? सो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है वो एक्चुअली बेस करता है ग्रुप के ऊपर, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर, और हर एक उनमें से रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक लेवल जो है वो फिक्स कॉस्ट का। तो ये हुआ लेसन नंबर 16 कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 17 जिसका टाइटल है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस। सो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू से मुराद होता है वो इनकम जो कि फर्म रिसीव करती है जब भी वो अपने गुड्स या सर्विसेज अपने कस्टमर को सेल करती है। तो जो भी पैसा रिसीव करती है सेल करने से उसको रेवेन्यू कहा जाता है। और उसके बाद फिर टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू से मुराद फुल अमाउंट जो भी टोटल सेल्स हुई है गुड्स या सर्विसेज की, उसको हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। और टोटल रेवेन्यू का फार्मूला है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। सो नाउ द प्राइस टेकिंग फर्म। प्राइस टेकिंग फर्म कौन सी होती है? जो कि प्राइस टेकर होती है, और ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होती हैं इस तरह की फर्म्स। और इन फर्म्स को लाजमी जो है वो एक्सेप्ट करना होता है उसी प्राइस को जो मार्केट के अंदर प्रिवेल होता है, जो प्राइस मार्केट में चल रहा होता है। और प्राइस मेकिंग फर्म भी होती है। प्राइस मेकिंग फर्म वो होती है जो कि मोनोपोली में होती हैं ज़्यादा तौर पे, और ऐसी फर्म होती हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, प्राइस को अपनी मर्जी से चार्ज कर सकती हैं, और ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं इनके पास जिनका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता। So driving a firm's AR and the MR curve for price taking firm. प्राइस टेकिंग फर्म के लिए ड्राइव किया गया है MR और MR कर्व, AR और MR कर्व को। सो AR और MR एक ही चीज़ होती है प्राइस टेकर के लिए। AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू P विच इज़ द प्राइस। और जो इसका कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और ओरिजिन से लेकर आगे तक इसका कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल ही होता है। सो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है कर्व की, और स्ट्रेट लाइन होती है, और यही कर्व जो है वो परफेक्ट कंपटीशन का है। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि टोटल रेवेन्यू के अंदर इजाफा होता जाता है। जैसे जैसे प्राइस टेकिंग फर्म अपनी क्वांटिटी बढ़ाती है उसका टोटल रेवेन्यू जो है वो उसके अंदर इजाफा हो जाता है, क्योंकि जो प्राइस चार्ज करती है वो वही चार्ज करती है जो मार्केट में है, लेकिन जब वो क्वांटिटी बढ़ाएगी तो सारी बात है उसका टोटल रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। सो ड्राइविंग अ फर्म्स AR एंड MR कर्व फॉर प्राइस मेकिंग फर्म। अब जो है वो प्राइस मेकिंग फर्म के लिए AR और MR कर्व ड्राइव किया जा रहा है। सो सपोज एक फर्म जो है वो प्राइस मेकिंग जो है वो शिप प्रोड्यूस करती है। जब वो पहला यूनिट शिप का प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी प्राइस है 8 करोड़, और जो टोटल उसकी रेवेन्यू आएगा पहले यूनिट से वो आएगा 8 करोड़। और दूसरा यूनिट जब वो प्रोड्यूस करेगी शिप का तो उसकी जो रेवेन्यू प्राइस जो चार्ज करेगी वो 7 करोड़ चार्ज करेगी, यानी कि 1 करोड़ उसके अंदर कमी करना पड़ेगी उसको। और जो टोटल रेवेन्यू होगा वो होगा 14 करोड़, और मार्जिनल जो रेवेन्यू होगा वो 6 होगा। और इसी तरह से आगे यूनिट प्रोड्यूस करती जाएगी तो जो टोटल उसकी प्राइस चार्ज करेगी उसके अंदर कमी आती चली जाएगी, और जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसके अंदर भी तेज़ी से कमी आएगी। और मार्जिनल रेवेन्यू एक वक्त ऐसा आएगा कि माइनस में जाएगा, और जो टोटल रेवेन्यू है मैक्सिमम तक पहुंचेगा, और मैक्सिमम पहुंचने के बाद जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा तो टोटल रेवेन्यू भी गिर जाएगा। और इसी चीज़ को यहाँ ग्राफ के ज़रिए दिखाया जा रहा है कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो गिरता जा रहा है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू और ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है। जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्राइस जो है उसको गिरा रही है फर्म, लेकिन जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो और ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है, और वो इस हद तक तेज़ी से गिर रहा है कि एक वक्त वो 0 हो जाएगा और फिर वो माइनस हो जाएगा। सो यही चीज़ ग्राफ के ज़रिए यहाँ पर दिखाई जा रही है। और टोटल रेवेन्यू जो है जाहिर बात है फर्म का उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है। एक वक्त आएगा वो मैक्सिमम हुआ और फिर वो भी गिरता जाएगा, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा तो टोटल रेवेन्यू भी गिरता जाएगा। सो यही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई जा रही है, टेबल वाली ही चीज़ आगे आपको ग्राफ से दिखाई जा रही है। टोटल रेवेन्यू जो है वो 8, 14 to 18 और 20 मैक्सिमम है, और फिर वो गिर जाएगा 18 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। सो नाउ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तमाम फर्म जो है वो चाहती है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, हर कंपनी जो है वो यही चाहती है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा टोटल रेवेन्यू में और टोटल कॉस्ट के अंदर उतना ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का फार्मूला है TR माइनस TC, यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो अप्रोचेस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को स्टडी किया जा सकता है दो अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हुए, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट अप्रोच एंड द मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। सो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट अप्रोच के अंदर क्या होता है कि अज्यूम किया जाता है कि फर्म जो है वो प्राइस मेकर है और फर्म जो है वो ऑपरेट कर रही है शॉर्ट रन के अंदर। सो टोटल प्रॉफिट जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान, और मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के अंदर क्या होता है कि दो स्टेप जो है वो फॉलो किए जाते हैं ताकि आइडेंटिफाई किया जाए मैक्सिमम प्रॉफिट को। फर्स्ट क्या पहला जो है उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर एमआर जो है वो कट करता है एमसी को। और सेकंड दूसरा क्या होता है कि साइज जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट का कैलकुलेट किया जाता है यूज़ करते हुए एआर और एसी कर्व को। नाउ अजम्पशन, सब कुछ अजम्पशन है। डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और फर्म जो है वो ऑपरेट कर रही है शॉर्ट रन के अंदर। सो टीआर एंड टीसी अप्रोच, इस अप्रोच के मुताबिक प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होता है उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर डिफरेंस जो है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान मैक्सिमम होता है। और टेबल आपको दिखाया जाएगा, टेबल के अंदर जो है वो क्या है, प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है 3 की क्वांटिटी में, और प्रॉफिट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज इज एट मैक्सिमम ऑफ 4, और जो प्रॉफिट है वो 4 है। सो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कि प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज हुआ वो 3 क्वांटिटी के ऊपर हुआ और प्रॉफिट जो है वो 4 है। 4 देख सकते हैं आप मैक्सिमम प्रॉफिट, इससे ज़्यादा प्रॉफिट और कहीं पर मौजूद नहीं है इस टेबल के अंदर। और उसके बाद है फिर एम आर एंड दी एम सी अप्रोच। इस अप्रोच के मुताबिक प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होता है उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर एम आर जो है वो एम सी के बराबर होता है, और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज है क्वांटिटी 4 पर जहाँ पर एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू 2। आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है वो 4 क्वान्टिटी के ऊपर हो रहा है, और 4 क्वांटिटी के ऊपर जो एवरेज कॉस्ट है वो सबसे कम है, सबसे कम एवरेज कॉस्ट जो है वो 4 क्वांटिटी के ऊपर है। सो अगर एम आर और ए आर रिमेन सेम ओवर द लॉन्ग रन, सेम रहते हैं ओवर द लॉन्ग रन, देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट जो है वो ऑब्टेन होगा जहाँ पर एम आर जो है वो इंटरसेक्ट करता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को। और अगर ए सी जो है वो अगर अबव है ए आर के एवरेज रेवेन्यू के, सो फर्म विल नेवर बी एबल टू मेक अ प्रॉफिट। अगर एसी हमेशा ऊपर रहता है एआर के तो फर्म जो है वो कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएगी। और इस केस के अंदर पॉइंट जहाँ पर एम आर एम सी के बराबर है वो रिप्रेजेंट करता है लॉस मिनिमाइजिंग पॉइंट को। और एम आर और एम सी अगर इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट के ऊपर, एक के ऊपर नहीं, सो फर्म जो है वो प्रोड्यूस करेगी, फर्म को प्रोड्यूस करना चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर जहाँ एम आर और एम सी के, जहाँ पर एम सी जो है वो एक्सीड कर जाए एम आर को। और अगर फर्म का ए आर जो है वो बिलो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, सो उसको शट डाउन करना चाहिए क्योंकि वो जो है कोई फिक्स कॉस्ट का हिस्सा भी कवर नहीं कर पा रही। तो ये हुआ लेसन नंबर 17 कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 18 जिसका टाइटल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस एंड मार्केट स्ट्रक्चर। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यूजिंग कैलकुलस, कैलकुलस के जरिए भी मालूम किया जा सकता है कि प्रॉफिट कहाँ पर मैक्सिमाइज होता है। सो अगर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वेशन जो है वो इस तरीके से दी गई है, टोटल रेवेन्यू जो है वो बराबर है 48Q माइनस क्यू स्क्वायर और टोटल कॉस्ट बराबर है 12 प्लस 16Q प्लस 3Q स्क्वायर। सो यहाँ पर तो आपको दिखाया जा रहा है टेबल के जरिए कि 4 क्वांटिटी के ऊपर प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगा और प्रॉफिट जो है वो 52 है। अब यही चीज़ बगैर टेबल के भी मालूम की जा सकती है कैलकुलस के जरिए। सो प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होता है उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, और मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन को फाउंड किया जा सकता है डेरिवेटिव लेते हुए टोटल कॉस्ट फंक्शन का। सो एम सी इज इक्वल टू डी टी टी डिवाइडेड बाई डी क्यू एंड एम सी इज इक्वल टू 16 प्लस 16Q। सो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन को भी फाउंड किया जा सकता है डेरिवेटिव लेते हुए टोटल रेवेन्यू फंक्शन का। सो एम आर इज इक्वल टू दी डी टी आर डिवाइडेड बाई डी क्यू 48 माइनस 2Q। सो एज प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज एट द पॉइंट वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी, सो बाई इक्वेटिंग वैल्यू ऑफ एम आर एंड एम सी फंक्शन वी गेट एम आर इज इक्वल टू एम सी। अब प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज होता है जहाँ पर एम आर जो है एम सी के बराबर है। सो एम आर के अंदर हम रखेंगे 48 माइनस 2Q और एम सी के लिए हम लेंगे 16 प्लस 6Q। अब इन दोनों को हम लिख देंगे और जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो जो Q आएगा वो 4 आ रहा है, और ये 4 वही 4 है जो कि टेबल के अंदर भी दिया गया है। और इसी तरह से TR माइनस TQ जो यहाँ पे हमें दिया गया है इसको हम पुट कर लेंगे, TR में जो दिया गया है वो और माइनस TC
टी आर माइनस टी सी, इसको हम पुट करेंगे। जब इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी उसके अंदर हम Q की वैल्यू पुट कर लेंगे। जब Q पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 52। सो प्रॉफिट जो है वो 52 आ रहा है, वही चीज़ जो टेबल के अंदर हमें दिखाई गई है। एंड वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट AR फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन, और इस इन्फॉर्मेशन से AR को भी कैलकुलेट किया जा सकता है जो कि 44 है। सो स्लोप जो है MR कर्व का वो ट्वाइस है, यानी कि दुगना है एज द स्लोप ऑफ AR कर्व। सो जो AR कर्व का स्लोप है वो है -1 और MR का उसका डबल है, सो वो है -2। नाउ द मार्केट स्ट्रक्चर्स, हमारे पास डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है। सो परफेक्ट कंपटीशन क्या है? एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी फर्म्स होती हैं, फ्रीडम जो होती है एंट्री की अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, आसानी से कोई भी फर्म जा सकती है। नेचर जो प्रोडक्ट की होमोजीनियस होती है, यानी कि डिफरेंट नहीं होती। एग्जांपल है इसकी वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, और इसका जो कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। फर्म प्राइस टेकर होती है। मोनोपोलिस्टिक फर्म में कई सारी फर्म होती हैं, फ्रीडम जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, नेचर जो होती है प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल जो है रेस्टोरेंट इसकी मिसाल है, और कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेकिन रिलेटिवली इलास्टिक होता है। और ओलिगोपोली या कार्टेल की बात ली जाए तो फ्यू फर्म्स होती हैं, बहुत कम होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है एंट्री के अंदर, और प्रोडक्ट जो है वो अनडिफरेंट भी हो सकती हैं, डिफ्रेंशिएट भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल ली जाए तो कार्स, सीमेंट, ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर शामिल हैं। और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इसका जो कर्व होता है, लेकिन रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। और मोनोपोली के अंदर एक ही फर्म होती है, एंट्री जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, और नेचर ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल यूनिक होती है। एग्जाम्पल जो वापडा या के इलेक्ट्रिक है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग मोर इनइलास्टिक होता है इसका कर्व देन दी ओलिगोपोली। सो मार्केट स्ट्रक्चर जो है ये बताता है कि फर्म जिस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज है या स्ट्रक्चर है, और जो इसके की इंग्रेडिएंट्स है वो है इसमें नंबर ऑफ फर्म कितनी है, और किस हद तक बैरियर्स हैं एंट्री के, प्रोडक्ट की नेचर क्या है, डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस कितना है, इनके प्राइस के ऊपर कितना जो है वो कंट्रोल है फर्म्स का। सो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होने से 4 क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं कि कितना फर्म जो है वो प्रॉफिट जो है वो अर्न करेगी, और कितनी क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस करेगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट के ऊपर, पॉइंट के ऊपर, और क्या हायर लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो इंक्रीज करेगा कॉस्ट को या फिर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को फर्म की, और जो प्राइस सेट हैं क्या वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कम है, या बिल्कुल सही है। सो परफेक्ट कंपटीशन के कुछ असम्पशन है कि इसमें बहुत सारे बायर्स और सेलर होते हैं, सो फर्म जो प्राइस टेकर होती है, इसमें बैरियर नहीं होता है एंट्री का, प्रोडक्ट्स जो वो आइडेंटिकल होती हैं, होमोजीनियस मिलती जुलती, और परफेक्ट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होती है। सो परफेक्ट कंपटीशन को सोचा जा सकता है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म के तौर पे। उसके बाद है कंसंट्रेशन रेशियो, ये एक ऐसा रेशियो है जो कि इंडिकेट करता है फर्म की साइज़ को इन रिलेशन टू देयर इंडस्ट्री एज अ होल, पूरी इंडस्ट्री के मुकाबले में जो है वो फर्म के साइज़ को जो है वो इंडिकेट करता है, एक ऐसा रेशियो है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन। सो शॉर्ट पीरियड को कहा जाता है जहाँ पर एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स रहता है। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी नई फर्म जो है वो अंदर दाखिल नहीं हो सकती शॉर्ट रन के अंदर। सो शॉर्ट रन के अंदर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो सेटल कर सकती है इक्विलिब्रियम को, जहाँ पर वो या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाएगी, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट बनाएगी, या फिर लॉस बनाएगी, या फिर डिसाइड टू शट डाउन कर देगी। ये तमाम सिचुएशंस जो है वो हो सकती हैं। और शॉर्ट रन के अंदर फर्म का जो सप्लाई कर्व है वो आइडेंटिकल है टू द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एमसी। सो आखिर में है द डिमांड कर्व। सो डिमांड कर्व जो होता है इंडस्ट्री का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है। Thus the firm can sell as much as at a given market price। तो फर्म जो है वो जाहिर बात है जितना चाहे वो सेल कर सकती है गिवन मार्केट प्राइस के ऊपर। तो ये हुआ लेसन नंबर 18। सो नाउ द लेसन नंबर 19 जिसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूड। इसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर का टॉपिक कंटिन्यू है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किस तरह लॉन्ग रन के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाता है। लॉन्ग रन के अंदर तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, वेरी करते हैं, और फर्म जो है वो इंटर भी हो सकती हैं और लीव कर सकती हैं इंडस्ट्री को। सो अगर फर्म शॉर्ट रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ज़्यादा फर्म जो है वो मार्केट के अंदर इंटर होना शुरू हो जाती हैं, सप्लाई बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो
एलिमिनेट हो जाता है लॉन्ग रन के अंदर। और अगर इसका उलट हो, अगर फर्म जो है वो लॉस में जा रही है शॉर्ट रन के अंदर, सो कई सारी फर्म जो है वो लॉन्ग रन के अंदर लीव कर देती हैं इंडस्ट्री को, और उससे क्या होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो रिस्टोर्ड हो जाता है, यानी कि फर्म जो है वो फिर लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने शुरू कर देती हैं। सो लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं, या तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी या लॉस होगा लॉन्ग रन के अंदर फर्म्स को। सो नाउ द एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो कंसर्न है दोनों के साथ, एलोकेटिव एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी दोनों के साथ। सो एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या है? इससे मुराद होता है आउटपुट लेवल जहाँ पर प्राइस जो है वो इक्वल्स दी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम कहते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी। और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी से मुराद होता है फर्म आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होता है एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट के ऊपर। उसके बाद है फिर मोनोपोली। सो मोनोपोली से मुराद क्या होता है कि एक ही प्रोड्यूसर होता है मार्केट के अंदर, एक ही फर्म होती है मार्केट के अंदर। जैसे कि किसी दौर के अंदर पीटीवी की मोनोपोली थी, और इस वक्त के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली है कराची के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और इसी तरह नादरा की भी मोनोपोली है। और मोनोपोली पावर से मुराद होता है कि एक फर्म की एबिलिटी होना कंट्रोल करने के लिए प्राइस की, यानी कि प्राइस को कंट्रोल कर सकती है एक फर्म, या फिर वो आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, जो सप्लाई है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, क्योंकि उसकी डोमिनेंसी होती है मार्केट के अंदर। जिस तरह से कि इलेक्ट्रिक वाले इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को वो जाहिर बात है रिस्ट्रिक्ट करते हैं। नाउ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में किस तरीके से फर्म जो है वो प्रॉफिट को जो है वो मैक्सिमाइज करती है। सो फर्म जो है वो प्रॉफिट को वहाँ पर मैक्सिमाइज करती है, उस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करती है जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। सो उस क्वांटिटी के ऊपर जब प्रोड्यूस करेगी फर्म जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, तो वहीं पर प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करेगी फर्म। सो नाउ दी हाउ कैन अ मोनोपोलिस्ट रिटेन इट्स मोनोपोली। किस तरीके से मोनोपोलिस्ट अपनी मोनोपोली को बरकरार रख सकता है? ये नेचुरल रीज़न की वजह से भी हो सकता है। कुछ मोनोपोली होती हैं जो कि नेचुरल मोनोपोली होती है, या फिर नेचुरल रीज़न की वजह से होता है, ये भी एक वजह होती है। और लार्जर इनिशियल कॉस्ट, कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जिनको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इनिशियल फिक्स कॉस्ट जो होती है बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी होती है। सो उसकी वजह से कोई दूसरी फर्म एंटर नहीं होना चाहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके अंदर कॉस्ट होती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और नेचुरल मोनोपोली एक्सपीरियंस करती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे जैसे उसका ऑपरेशन जो है वो बिगर होता जाता है, बड़ा होता जाता है। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या ब्रांड लॉयल्टी, अगर प्रोडक्ट जो है वो दूसरी प्रोडक्ट से अलग है या ब्रांड लॉयल्टी है तो भी मोनोपोली बरकरार रहती है। जैसे कि एप्पल की प्रोडक्ट्स जो है, एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एक डिफरेंशिएशन है। और ब्रांड लॉयल्टी भी है कस्टमर्स की, कि लॉयल हो जाते हैं, वो फिर चाहते हैं कि वही प्रोडक्ट ख़रीदें, तो उससे भी मोनोपोली बरकरार रहती है। और एक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी से भी मोनोपोली जो है वो बरकरार रहती है। और इसके अलावा थ्रेट होता है टेक ओवर होने का। अगर कोई फर्म जो है वो इंटर होना चाहती है तो उसको एक थ्रेट भी होता है कि मोनोपोली फर्म उसको टेक ओवर कर सकती है, उससे भी दूसरी फर्म जो है वो इंटर नहीं होती मार्केट में। और मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो कंट्रोल भी कर सकती है सप्लाई जो है वो की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर उसकी सप्लाई को वो कंट्रोल करती है तो भी दूसरी फर्म जो है वो एंटर नहीं हो पाती मार्केट के अंदर। और मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो एक ऐसी प्रोडक्ट बनाती है जिसको दूसरी फर्म जो है वो कॉपी नहीं कर सकती, इजाज़त नहीं होती। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की प्राइवेट कंपनीज को पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है। सो इस तरीके से भी मोनोपोली बरकरार रहती है। और पेटेंट्स भी के ज़रिए भी अपनी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकती है कोई कंपनी, या कॉपीराइट्स के ज़रिए भी कि दूसरी फर्म जो है वो उस तरह की प्रोडक्ट ना बना सके। तो ये हुआ लेसन नंबर 19 कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 20 जिसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूड। इसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर का टॉपिक कंटिन्यू है। सो लिमिट प्राइसिंग क्या होती है? एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जिसका मोनोपोली फर्म इस्तेमाल करती है ताकि वो डिस्करेज कर सके दूसरे एंट्रेंट, दूसरी फर्म की एंट्री को। सो मोनोपोली फर्म जो है वो इस हद तक प्राइस को कम करती है ताकि दूसरी जो कॉम्पिटिटर है उसको रोक दे इंटर होने से मार्केट के अंदर। सो आपके सामने यहाँ इसी चीज़ को ग्राफ से दिखाया जा रहा है। मोनोपोली का जो एवरेज कॉस्ट है वो है ACM,
और न्यू एंट्रेंट का जो एवरेज कॉस्ट है वो है ACE। मोनोपोली का एवरेज कॉस्ट नीचे है न्यू एंट्रेंट के एवरेज कॉस्ट से, इनके मोनोपोली को जो एवरेज कॉस्ट पड़ती है वो कम पड़ती है, और जो न्यू एंट्रेंट होगा उसकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगी क्योंकि वो न्यू होगा इस वजह से। सो मोनोपोली फर्म अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है तो वो यहाँ पे करेगी जहाँ पर MR MC के बराबर है, यानी कि QM क्वांटिटी और PM प्राइस के ऊपर उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा। लेकिन ये अगर चार्ज करेगी तो न्यू एंट्रेंट को भी प्रॉफिट होगा। इसके मुकाबले में अगर मोनोपोली फर्म जो है वो PL प्राइस चार्ज करती है या उससे भी नीचे प्राइस चार्ज करेगी तो न्यू एंट्रेंट जो है वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएगा और न्यू एंट्रेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होगा एंटर होना। सो न्यू एंट्रेंट को क्या करना चाहिए, चार्ज करना चाहिए सेम प्राइस या लोअर प्राइस मोनोपोली फर्म के मुकाबले में, अदरवाइज लोग जो है वो न्यू एंट्रेंट से प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। नाउ द मोनोपोलीज एंड द पब्लिक इंटरेस्ट। अब मोनोपोली के कई सारे नुकसान हैं जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है। मोनोपोली जो है वो लोअर क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है और हायर प्राइस चार्ज करती है, जिस तरह हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो वो उसकी क्वांटिटी भी कम प्रोड्यूस की जाती है और प्राइस भी उस पर हाई चार्ज होता है। और मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है और लॉन्ग रन के अंदर भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, और जो भी सरप्लस होता है वो मोनोपोली को जमा होता है। और मोनोपोलिस्ट जो है वो सफिशिएंट अटेंशन नहीं देती प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी होती है प्रोडक्शन प्रोसेस की उसको बढ़ाने पे। इसी वजह से हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, क्योंकि प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने के ऊपर, प्रोडक्शन प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। नाउ द इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। सो इक्विलिब्रियम जो है इंडस्ट्री का परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों के अंदर। सो मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है वो प्रोड्यूस करेगी जहाँ पर MC जो है वो MR के बराबर है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर MC और MR का कर्व जो है वो बराबर है, यहाँ पर प्रोड्यूस करेगी, यहाँ पर क्वांटिटी भी कम प्रोड्यूस होगी और प्राइस भी ज़्यादा चार्ज होंगे। और परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूस करेगी फर्म जहाँ पर MC जो है वो AR के बराबर है। सो इसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी और प्राइस भी कम चार्ज होंगे। सो कुछ फ़ायदे हैं मोनोपोली के, जहाँ पर एक तरफ नुकसान हैं वहीं पर फ़ायदे भी हैं। एक तो ये कि नेशनल मोनोपोलीज जो होती हैं वो उनका फ़ायदा होता है, वो सोसाइटी के लिए एफिशिएंट होती हैं। जैसे कि रेलवे है, रेलवे जो है वो कोई भी प्राइवेट फर्म नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है, जाहिर बात है, और कोई भी फर्म नॉर्मली नहीं चाहिए रेलवे के अंदर इन्वेस्ट करना। सो इस तरह की मोनोपोली फ़ायदेमंद होती है। और जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है फर्म का उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, नई इनोवेटिव प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में और सस्टेन करने के लिए प्राइस वॉर को। उसके बाद अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन, अब ऐसा नहीं है कि मोनोपोली फर्म को आज़ाद छोड़ दिया जाता है, कई सारे कंट्रीज़ में मोनोपोली फर्म को जो है वो रेगुलेट भी किया जाता है, गवर्नमेंट रेगुलेट भी करती है। सो अब उसी चीज़ को ग्राफ के ज़रिए दिखाया जा रहा है कि नॉर्मली जो फर्म चार्ज करेगी प्राइस वो MC और MR जहाँ इक्वल होगा वहाँ पर, यानी कि प्राइस वो 12 चार्ज करेगी और क्वांटिटी 400 प्रोड्यूस करेगी। ये तो है तब जब गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन नहीं कर रही, और अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करती है तो वो प्राइस को कर देगी 9 के ऊपर और क्वांटिटी जो है वो 600। सो क्वांटिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और प्राइस जो वो चार्ज हो रहे हैं वो 9 हो रहे हैं। सो प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर हो रहा है। लेकिन अगर सपोज गवर्नमेंट इससे भी कम प्राइस करना चाहती है सेट, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट से भी कम हो जाएगा, और अगर इससे भी कम प्राइस अगर गवर्नमेंट सेट करेगी तो फिर गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली होता यही है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइस जो है वो वहाँ पर सेट करती है जहाँ पर एवरेज कॉस्ट के बराबर हो, यानी कि 9 पर ही प्राइस जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सेट करेगी और क्वांटिटी जो है वो 600 सेट होगी। तो ये हुआ लेसन नंबर 20। नाउ द लेसन नंबर 21 जिसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूड। इसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू है। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब क्या होता है कि डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कस्टमर्स से, यानी कि एक ही चीज़ दूसरे कस्टमर्स को डिफरेंट प्राइस के ऊपर बेची जा रही है। जैसे कि एक शर्ट है, एक कस्टमर को बेची गई 500 रुपीज़ की, दूसरे कस्टमर को बेची गई 600 रुपीज़ की। और 3 तरीके हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के, 3 इसकी टाइप्स हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि चार्ज किया जाता है परचेजिंग पावर के मुताबिक, कस्टमर की परचेजिंग पावर के मुताबिक किया जाता है चार्ज। जो कस्टमर ज़्यादा बार्गेनिंग करता है उसको जाहिर बात है कम प्राइस चार्ज किए जाएंगे क्योंकि वो कम पे करना चाहता है, और जो कम बार्गेनिंग करता है जिसके पास टाइम नहीं होता उससे ज़्यादा चार्ज कर लिया जाता है। और इसकी अगर हम मिसाल लें तो फ्रूट मार्केट्स के अंदर भी ऐसा होता है, वेजिटेबल मार्केट में भी ऐसा होता है, क्लोथ्स मार्केट के अंदर भी ऐसा होता है। उसके बाद है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसके अंदर चार्ज किया जाता है क्वांटिटीज़ के मुताबिक। जैसे कि बल्क परचेज पे ज़्यादा ख़रीदने के ऊपर कई सारे दुकानदार ऐसे होते हैं जो डिस्काउंट दे देते हैं। आपने भी कभी ज़्यादा ख़रीदा हो किसी दुकानदार से तो कई दुकानदार ऐसे देखे होंगे आपने जो कि थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं। सो वो सेकंड डिग्री
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाया जाता है। और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि डिफरेंट प्राइस जो है वो चार्ज किए जाते हैं डिफरेंट मार्केट्स के अंदर, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट जो है वो चार्ज किए जाते हैं प्राइस। सो सेलर चार्ज डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट कस्टमर इन डिफरेंट मार्केट्स। और कॉन्सिक्वेंसेस यानी इसके नतीजे क्या हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फर्म नुकसान में जा रही होती है वो प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं और फर्म जो है वो इंक्रीज कर सकती हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और कुछ कंडीशंस है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, वो ये है कि मार्केट जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और फर्म के पास जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सके, इनकी कुछ कंट्रोल होना चाहिए प्राइस के ऊपर, इनके परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर डिफरेंट कस्टमर जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बेनिफिशियल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स के ऊपर। सो फर्म को फ़ायदा ये होता है कि अगर वो P1 चार्ज करती है नॉर्मली और अगर P2 चार्ज करती है कुछ कस्टमर से, तो जो दरमियान में इसका फ़र्क आ रहा है ये गेन होता है और ये गेन जो है वो फर्म को मिल जाता है। सो फर्म जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकेगी जब वो P1 से P2 चार्ज करेगी कुछ कस्टमर से। सो नाउ द मोनोपोलिस्टिक फर्म या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक्चुअली कंपटीशन मार्केट को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। सो ये नाम से तो मोनोपोली लग रहा है लेकिन ये मोनोपोली के क्लोज भी नहीं है, इसमें कई सारी बायर्स और सेलर्स होते हैं और फर्म जो है वो दूसरी फर्म के से अफेक्टेड नहीं होती, बैरियर्स ऑफ एंट्री नहीं होते, प्राइस टेकर होती हैं लेकिन कुछ कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, प्रोडक्ट डिफरेंट होती है लेकिन हर फर्म जो है वो सेल करती है स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट या फिर प्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट होती है। नाउ द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो पॉसिबल होता है और लॉन्ग रन के अंदर जो लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है जैसे कि, और उसके बाद जो है वो शॉर्ट रन के अंदर जो है वो ग्राफ जो है वो सेम है जैसे कि मोनोपोली के अंदर है। और लॉन्ग रन के अंदर दूसरी फर्म जब एंटर हो जाती हैं तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता लॉन्ग रन के अंदर। और दूसरी फर्म जो है वो जब दूसरी फर्म व्हेन अदर फर्म इंक्रीजेज, जब दूसरी फर्म बढ़ जाती हैं तो डिमांड जो है वो गिर जाती है। और लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक फर्म के अंदर यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो है वो ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। और मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है वो चार्ज करती है प्राइस ग्रेटर देन दी MC और वो इंगेज करती है हायर एडवर्टाइजिंग के अंदर, एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म्स जो है। और मोनोपोलिस्टिक प्रोड्यूस करती है लोअर क्वांटिटी वेयर MR इज इक्वल्स टू MC। सो अब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड पब्लिक इंटरेस्ट। सो कंपैरिजन है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के दरमियान। सो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर K पॉइंट के ऊपर जो है वो प्रोडक्शन होगी और प्राइस चार्ज किया जाएगा, यानी कि P1 जो है वो प्राइस होगा और Q1 जो है वो क्वांटिटी होगी। लेकिन मोनोपोलिस्टिक फर्म के अंदर L के ऊपर जो है वो प्राइस चार्ज होगा और क्वांटिटी होगी। सो आप देख सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर प्राइस भी ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है और क्वांटिटी भी कम प्रोड्यूस की जा रही है एज़ कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। सो ये हुआ लेसन नंबर 21। सो नाउ द लेसन नंबर 22 जो कि लास्ट लेसन है आज की इस वीडियो का। सो इसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूड। इसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यू है। सो ओलिगोपोली, ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत ही कम सेलर होते हैं, 2 से लेकर 20 तक होते हैं। फर्म जो है वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करती हैं, मार्केट को डोमिनेट किया होता है बहुत ही कम सेलर्स ने और कुछ कई सारे इसमें जो है वो ज़ाहिर बात है बैरियर्स देखने में आते हैं। फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से ज़्यादा फर्म्स नहीं होती इसके अंदर। और फर्म जो है वो अगर उनके दरमियान कंपटीशन शुरू हो जाए तो वो बहुत ही टफ किस्म का कंपटीशन होता है। फर्म जो है वो अवेयर होती है दूसरी फर्म से और हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सिंगल इक्विलिब्रियम को, और इसके अंदर जो है वो कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन की तरह होता है। और इसकी अगर एग्जांपल लें हम तो सीमेंट की फर्म है, ऑटो इंडस्ट्री है, केबल टेलीविजन है, ये तमाम जो है वो ओलिगोपोली के अंदर आते हैं। सो ओलिगोपोली और दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर्स में कुछ फ़र्क हैं। पहला ये कि ओलिगोपोली जो है वो एक ऐसी मार्केट होती है जिसको स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स ने डोमिनेट किया हुआ होता है। और दूसरा ये कि एक फर्म जो है वो अवेयर होती है दूसरे फर्म के एक्शन से और एक फर्म का डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे फर्म के डिसीजन को, और ये पॉसिबल नहीं है कि सिंगल इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई किया जा सके। उसके बाद है कोल्यूजन। कोल्यूजन क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा फर्म जो है वो डिसाइड करती हैं कि एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करें। सो वो जो है कोल्यूजन होता है। ओलिगोपोली के अंदर जो है वो कोल्यूट किया जाता है ताकि सेट किया जा सके प्राइस को या फिर आउटपुट लेवल मार्केट के लिए, ताकि मैक्सिमाइज किया जा सके इंडस्ट्री प्रॉफिट को। सो फर्म जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो प्राइस सेट करती हैं।
सो ओलिगोपली के अंदर दो पॉसिबल सिनेरियो होते हैं, कोलूसिव ओलिगोपली और नॉन कोलूसिव। कोलूसिव को कार्टेल भी कहा जाता है। सो कोलूसिव के अंदर क्या होता है कि फर्म एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं ताकि वो प्राइस को डिटरमाइन कर सकें या आउटपुट को या फिर दोनों को। सो इसको कोलूसिव ओलिगोपली कहा जाता है या फिर कोऑपरेटिव ओलिगोपली भी कहा जाता है। सो फर्म जो है वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने के बजाय वो एक दूसरे के साथ मिलकर प्राइस और आउटपुट जो है वो सेट करती हैं, और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो ओपेक है, और इसको कार्टेल भी कहा जाता है। सो कार्टेल वैसे किसको कहा जाता है? सो कार्टेल जो है वो ग्रुपिंग होती है प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर आपस में मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि वो मिलके काम करते हैं अपने मफाद के लिए, और ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है फर्म्स के दरमियान। और आपके सामने यहाँ पर मौजूद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कार्टेल। सो कार्टेल भी एक तरह की मोनोपोली बन जाती है फर्म्स जब आपस में मिलती हैं। सो इसका ग्राफ भी बिल्कुल मोनोपोली की तरह होता है। यहाँ पर MR जहाँ पर MC के बराबर है, वहीं पर क्वांटिटी डिसाइड करती हैं फर्म और प्राइस को भी डिसाइड करती हैं। सो नाउ द नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली। सो ये एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर हर फर्म की अपनी प्राइस होती है और अपनी आउटपुट पॉलिसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है राइवल फर्म से। दूसरी फर्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। हर फर्म अपनी हिसाब से प्राइस और क्वांटिटी जो है वो आउटपुट जो है डिसाइड करती है। और ऐसा नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली तब देखने में आती है जब कोलूजन जो होता है वो ख़त्म हो चुका होता है या स्टार्ट नहीं हुआ होता, या फर्म एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही होती, या फिर जो है वो एक फर्म ने दूसरी फर्म को चीट किया होता है। सो तब जो है वो नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली आती है, क्योंकि फर्म तो चाहेंगी कि कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ ताकि वो मिलके मोनोपोली बना लें, लेकिन सारी बातें कई सारी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं होता। उसके बाद है द प्रिजनर डायलेमा सिचुएशन, और ये एक छोटा सा केस स्टडी है जो कि ओलिगोपोली के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है ताकि वो अप्लाई कर सकें इस कॉन्सेप्ट को ओलिगोपोली के ऊपर। सो सपोज करें कि दो प्रिजनर हैं, दो कैदी हैं जिन्होंने क्राइम कमिट किया है और पुलिस ने इनको पकड़ लिया है और दोनों को सेपरेट सेल्स में रखा है, यानी अलग-अलग रखा है, और इनसे सेपरेटली इंटेरोगेशन जारी है इनके क्राइम के बारे में। लेकिन पुलिस के पास कोई और प्रूफ नहीं है सिवाय ये कि ये दोनों प्रिजनर जो है वो कन्फेस कर लें। सो अगर दोनों कन्फेस कर लेते हैं तो दोनों को 5 साल की जो है वो सज़ा हो जाएगी, और अगर दोनों कन्फेस नहीं करते हैं तो फिर जो है पुलिस उनको जाने देगी, क्योंकि पुलिस के पास और कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन दोनों ज़ाहिरी बातें कन्फेस ना करें ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने मौजूद नहीं है। और अगर एक जो है वो कन्फेस कर लेता है और दूसरा नहीं करता, तो जो कर लेता है उसको तो फ्री जाने दिया जाएगा, और जो दूसरा होगा उसको जो है 10 साल की सज़ा हो जाएगी। और अगर दोनों साइलेंट रहते हैं तो दोनों जो है उनको 6 महीनों की सज़ा दी जाएगी। सो अब यही एक तरह का केस स्टडी है जिसको अप्लाई किया जाता है ओलिगोपोली फर्म्स के ऊपर, क्योंकि फर्म्स भी एक दूसरे के एक्शन को नहीं जानती। अब दोनों फर्म्स जो है वो अलग-अलग डिसाइड करती हैं। अगर इन्होंने कोलूजन नहीं किया हुआ है तो अलग-अलग इन्होंने डिसाइड करना है कि हमने क्या प्राइस चार्ज करना है। सपोज यहाँ पे दो फर्म की एग्जांपल दी गई है, एक्स फर्म और वाई फर्म की। अगर एक्स फर्म 2 रुपीज़ चार्ज करती है और वाई भी 2 रुपीज़ चार्ज करेगी तो 10 मिलियन की दोनों को अर्निंग होगी। और अगर एक्स चार्ज करेगी 1.8 और वाई चार्ज करेगी 2, सो वाई को होगी 5 मिलियन की और एक्स को होगी 12 मिलियन की। और अगर वाई चार्ज करेगी 1.8 और एक्स चार्ज करेगी 2, सो वाई को होगी 12 मिलियन की और एक्स को होगी 5 मिलियन की। और अगर वाई और एक्स दोनों चार्ज करती हैं 1.8 तो दोनों को हो जाएगी 8 मिलियन की। सो अगर दोनों फर्म्स 1.8 चार्ज करेंगी तो ये कहलाई जाएगी स्ट्रेटजी मैक्सिमिन, और दोनों फर्म्स अगर 2 रुपीज़ चार्ज करेंगी सो ये स्ट्रेटजी होगी मैक्सिमैक्स स्ट्रेटजी। सो फर्म जो है वो मैक्सिमैक्स स्ट्रेटजी या मैक्सिमिन दोनों कर सकती हैं, लेकिन दोनों फर्म्स एक दूसरे के एक्शन को नहीं जानती। सो इसके 4 पॉइंट्स हैं टेबल के जिनको आप रीड कर सकते हैं अगर आप डिटेल हासिल करना चाहते हैं तो। सो मैक्सिमिन स्ट्रेटजी जैसे कि आपको बताया गया था पीछे भी, और मैक्सिमैक्स ये भी पीछे आपको बताया गया। सो मैक्सिमिन स्ट्रेटजी का मतलब वो स्ट्रेटजी होती है गेम थ्योरी के अंदर जहाँ पर एक प्लेयर यानी कि एक फर्म जो है वो ऐसा डिसीजन लेती है जिससे उसको बेस्ट ऑफ वर्स्ट आउटकम मिलता है। मैक्सिमिन के अंदर बेस्ट ऑफ वर्स्ट आउटकम मिलता है मैक्सिमिन स्ट्रेटजी जब फर्म लेती है। और मैक्सिमैक्स स्ट्रेटजी जो होती है उसके अंदर
फर्म यानी प्लेयर यानी कि फर्म जो है वो ऐसा डिसीजन लेती है जिससे उसको बेस्ट ऑफ बेस्ट आउटकम मिलता है, यानी कि मैक्स स्ट्रेटजी होगी तो बेस्ट ऑफ बेस्ट आउटकम होगा, और मैक्सिमिन स्ट्रेटजी के अंदर बेस्ट ऑफ वर्स्ट आउटकम होगा। और अब है डोमिनेंट स्ट्रेटजी गेम। सो डोमिनेंट स्ट्रेटजी गेम जो है वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर एक प्लेयर के पास यानी कि एक फर्म के पास जो है वो सुपीरियर जो है वो टैक्टिक्स होती है, यानी कि आला हिकमत अमली होती है, कतई नज़र इसके कि इनका मुखालिफ जो है वो कैसे खेल सकता है। सो ये हुआ लेसन नंबर 22 कंप्लीट।